हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, और साथ ही साथ में हमने वहाँ पर पढ़ा था हार्मोन्स के प्रकार और कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और हाइपोथैलेमस जो है उसके फंक्शंस पढ़े थे अपन ने। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि से। कि जो पीयूष ग्रंथि है इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है भाई इसको? बिकॉज पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये बाकी की जो अदर ग्रंथियां हैं जैसे थाइमस हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, ये उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि जो है इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा का बैंड मास्टर भी बोलते हैं इनको, और इनको हाइपोफाइशियल ग्रंथि भी बोला जाता है। विसेलिस जो है वो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पीयूष ग्रंथि को क्रियात्मक अवस्था के आधार पर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा, या फिर इनको बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का नाम दिया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो विसेलियस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पीयूष ग्रंथि को क्रियात्मक अवस्था के आधार पर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दिया, और इसे बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहा गया। यहाँ पर हमारे पास जो पीयूष ग्रंथि है इसका जो भी श्रावण होगा, जिन भी हॉर्मोन्स का क्या करेगा, श्रावण करेगा, उनको हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। यानी कि पीयूष ग्रंथि जो भी हार्मोन स्रावित करेगा उसका कंट्रोल जो है वो किसके पास में होगा भाई, हाइपोथैलेमस के पास। इसीलिए जो हाइपोथैलेमस होता है इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मॉम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। बिकॉज मास्टर ग्लैंड तो किसको बोला जाता है भाई, पीयूष ग्रंथि को, तो उसका भी जो मास्टर होगा वो किसको बोला जाएगा, हाइपोथैलेमस को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो आपको याद रखना है कि जो डायनसिफिलोन है उसके अधर तल पर ये स्थित होती है। अब डायनसिफिलोन क्या होता है भाई, हमारा जो अग्र मस्तिष्क जो है हमारा, उस अग्र मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है उस पश्च भाग को ही क्या कहा जाता है, डायनसिफिलोन कहा जाता है। ओके। और हाइपोथैलेमस जो है उसके नीचे इनफंडिबुलम नाम का क्या होता है, एक व्रंत होता है, ठीक है। उसके थ्रू क्या होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी हुई रहती है। अगर मैं बात करूं कि ये मान लो फॉर एग्जांपल क्या है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से क्या एक व्रंत इस तरह से नीचे लटका हुआ होगा, और उस व्रंत के साथ में मटर के आकार की यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगी, एक पीयूष ग्रंथि हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो ऑप्टिक कियाज्मा होता है जिसको द्रक कियाज्मा भी बोलते हैं, उसके ठीक नीचे क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। ये जो ऑप्टिक कियाज्मा है ये तंत्रिकाओं का एक गुच्छा होता है जो कि हमारे आईज से रिलेटेड है। हम जो देखते हैं उस विजन को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि हमारा जो स्कल होता है, कपाल होता है, उस कपाल के अंदर जो है वो एक बोन होती है जिसका नाम है स्फिनोइड अस्थि, स्फिनोइड बोन। तो जो स्फिनोइड बोन है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, एक गर्त मिलता है, एक गड्ढा मिलता है, ठीक है। उस गड्ढे को बोला जाता है स्फिनोइड फोसा, ठीक है। और इसी का ही नाम क्या है दूसरा, सेला टर्सिका, और इसी को ही बोला जाता है टर्किश सैडल। यानी कि आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि जो स्फिनोइड बोन है इसमें क्या मिलता है, हमें एक गड्ढा मिलता है, गर्त मिलता है। उस गर्त को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, स्फिनोइड फोसा, या फिर सेला टर्सिका बोल सकते हैं, या फिर उसको टर्किश सेडल भी उसको बोला जा सकता है, और साथ ही साथ में उसको पिट्यूटरी फोसा भी बोला जाता है। आप समझ गए होंगे कि इसको पिट्यूटरी फोसा क्यों बोला गया है, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इस फोसा के अंदर ही पाई जाती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है भाई, पिट्यूटरी फोसा। अब अपन इस डायग्राम के अंदर देख लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रही है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये हमारा पूरा क्या है, ब्रेन है, और इस ब्रेन के अंदर जो है हम बात करेंगे किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो जूम किया हुआ पार्ट जो है वो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है कम्प्लीटली बाहर से, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड।
ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके दो भाग होते हैं, अग्रपाली और पश्चपाली। जो अग्रपाली है वो ये पाली होती है, ये पाली जो है वो कौन सी है, अग्रपाली। और बाकी का जो ये बचा हुआ भाग हो गया ये वाला, इसको बोला जाता है पश्चपाली। ठीक है, ये है हमारे पास में पश्चपाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये हमारे पास में है एंटीरियर पिट्यूटरी अग्रपाली। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमें एक और पार्ट हमें देखने को मिल जाता है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिया। इंटरमीडिया जिसको बोलते हैं, पूरा नाम है इसका पार्स इंटरमीडिया। तो ये जो पार्स इंटरमीडिया जो है ये MSH हार्मोन का क्या करता है, स्रावन करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो बीच में जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। इस इनफंडिबुलम संरचना की हेल्प के साथ में ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इससे जुड़ी हुई होती है। अगले डायग्राम की अगर अपन बात करें, जिसमें अपन बात कर रहे थे किसकी, ऑप्टिक कियाज्मा की। ठीक है, जिसको अपन ने दृक कियाज्मा बोला था। तो ये दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर, ये क्या है, हमारी आईज है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये हमारा हाइपोथैलेमस है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मटर के आकार की, ये हमारी क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि है यहाँ पर। और ये जो आपको येलो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जो इधर जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृक कियाज्म बोलते हैं, ऑप्टिक कियाज्म बोलते हैं अपन को। और यहाँ से एक पूरी के पीछे की तरफ क्या आ जाती है, एक तंत्रिका जाती है। उस तंत्रिका को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस तंत्रिका को बोला जाता है क्या, ऑप्टिक नर्व। अब हम लोग एक और डायग्राम देखते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से ये संरचनाएं समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में ये नीचे की तरफ जो आपको जो मटर के आकार की जो दिख रही है संरचना, ये क्या है भाई, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि है। और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो इसको जूम करके यहाँ पर इस साइड राइट साइड में दिखाया गया है। तो ये जो ऊपर जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। ये पूरी जो संरचना है, ये जो कवरिंग है, ये क्या है, पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस है। जिस ऑप्टिक कियाज्मा की अपन बात कर रहे थे, जो कि नेत्र से आता है, आइज से आता है, वो जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ऑप्टिक कियाज्म। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, इनफंडिबुलम की। ये बीच वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या है भाई, इनफंडिबुलम। ठीक है, जिसकी सहायता से हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो अभी मैंने कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है भाई, यहाँ पे अग्र पीयूष पाली है हमारी। पीछे की तरफ देखेंगे तो ये क्या है भाई, पश्च पीयूष पाली है हमारे पास में। और जो पश्च पीयूष पाली है उसको बोला जाता है पार्स नर्वोसा। ठीक है, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। इसका एक भाग है जिसका नाम क्या है, पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास में एक भाग है। अगर पीयूष की बात करें तो इसके अंदर हमें 3 भाग देखने को मिलेंगे, पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस। ठीक है, जिसके बारे में अभी अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो उद्भव हुआ है वो एक्टोड्रम से होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको ये नहीं पता होगा कि एक्टोड्रम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जब भ्रूण का निर्माण होता है मादा के गर्भाशय के अंदर, तो वो जो भ्रूण होता है ना, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंगों का, उत्तकों का क्या होता है, विकास होता है। तो उनके विकास होने के लिए हमारा जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण के अंदर क्या होता है, 3 तरह के जनन स्तर होते हैं। कौन कौन से हैं भाई वो, उनको बोला जाता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 क्या होते हैं भाई, जन्म स्तर होते हैं, जनन स्तर होते हैं ये। और इन जनन स्तरों से ही हमारे पूरे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम, ये 3 क्या है भाई, जनन स्तर हैं ये। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किससे उद्भवित हुआ है भाई, यहाँ पर एक्टोड्रम से बना है वो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो अगर बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की अपन यहाँ पे, तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसके 2 पालियां होती हैं। एक होती है यहाँ पर अग्र पीयूष पाली, दूसरी है पश्च पीयूष पाली। जो अग्र पीयूष पाली है उसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। पश्च पीयूष पाली की बात करें तो इसको बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसके पीछे भी एक रीजन है कि जो पश्च पीयूष पाली है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोला जाता है। जो हमारी पश्च पीयूष पाली होती है
ये खुद किसी भी हार्मोन का संश्लेषण जो है वो नहीं करती। इसका काम होता है हार्मोन का क्या करना भाई, संचय करना, स्टोरेज करना। ठीक है, और ये जो हार्मोन्स होंगे, दो हार्मोन की बात करेंगे अपन यहाँ पर। एक हार्मोन होगा हमारे पास में ADH, दूसरा हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है ये कौन स्रावित करता है भाई, ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इनको सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है, और ये आकर के पश्च पीयूष पाली में क्या होते हैं भाई, इनका संचय होता है, और यहाँ से फिर ये आगे क्या होंगे, स्रावित होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ आपको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अग्र पीयूष पाली की, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है, तो ये अग्र पीयूष पाली जो है, ये इसकी जो उत्पत्ति है वो किस रूप में हुई भाई, तो भ्रूण जो है हमारा, उसकी स्टोमोडियम जो है उसके पृष्ठ भाग से एक थैली के रूप में ये होती है। ठीक है, और वो जो थैली होती है उसको बोला जाता है रैथ के पाउच दानी। ठीक है, तो रैथ के पाउच या फिर रैथ के दानी जो है, इसकी वजह से क्या होता है भाई, अग्र पीयूष पाली का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अग्र पीयूष पाली का जो उद्भव हुआ है वो किस संरचना के माध्यम से हुआ है, तो आपको आंसर होगा क्या, रैथ के पाउच। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी तरफ बात करें पश्च पीयूष पाली की, तो इसका उद्भव जो है वो कहाँ से हुआ है भाई, तो आपको याद रखना कि जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन का जो डायनसिफिलोन है, अभी मैंने बताया आपको, डायनसिफिलोन जो है वो क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क, उस अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग को क्या कहते हैं, डायनसिफिलोन बोलते हैं। तो जो डायनसिफिलोन भाग है, यहाँ से एक अतिवृद्धि, एक आउटग्रोथ निकलती है। ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, इनफंडिबुलम। ठीक है, और वही आगे जाकर के फॉर्मेशन कर देगा किसका भाई, पश्च पीयूष पाली का। ठीक है, तो ये उद्भव आपको याद रखना है। अग्र पीयूष पाली जो है वो रैथ के पाउच धानी से बनता है, और पश्च पीयूष पाली जो है वो इनफंडिबुलम से बनता है। ओके, या फिर अपन बोल सकते हैं कि डायनसिफिलोन जो है उससे निकलने वाली क्या है, एक अतिवृद्धि है। अब हम बात करेंगे इनकी संरचना के बारे में। मैंने अभी बताया कि जो पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो भाग हैं, अग्र पीयूष पाली और पश्च पीयूष पाली। अग्र पीयूष पाली को बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पश्च पीयूष पाली है इसको बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, संरचना की बात करें तो ये मटर के दाने के समान होती है ये। और अगर अपन बात करें इसके वजन की, तो नर और मादा जो है, मेल और फीमेल है, इन दोनों में इनका वजन क्या होता है, अलग अलग होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, नर की, मेल की, तो मेल के अंदर इसका वजन जो है वो 500 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम तक हो सकता है। मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और अगर अपन ग्राम के अंदर बात करें तो याद रखना 0.5 से 0.6 ग्राम जो है इसका वजन एक नर में हो सकता है। अगर एक मादा की, फीमेल की अगर अपन बात करें तो उसमें 600 से 700 मिलीग्राम इसका वजन होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी, ग्राम की, तो ग्राम में आपको यहाँ पर याद रखना है कि 0.6 से लेकर के 0.7 जो है वो ग्राम में क्या होगा, इसका वेट होगा। ठीक है, यानी कि 100 मिलीग्राम जो है वो क्या होता है, इसका वजन मादा में ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर एक नोट है, नोट आपको याद रखना है कि अग्रपाली और पश्चपाली जो है, उनके अलावा मनुष्य में हमें एक मध्यपाली जो है वो भी हमें देखने को मिली है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये अल्प विकसित होती है और ये एक निष्क्रिय झिल्ली के रूप में पाई जाती है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अग्र पीयूष के बारे में। हमने बोला अग्र पीयूष जो है इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। ठीक है, और याद रखना आपको कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, इसका 3/4 जो भाग है वो कौन बनाता है, अग्र पीयूष बनाता है। 3/4 का मतलब है यहाँ पर कि जो 75% जो भाग होगा किसका, पीयूष ग्रंथि का, उसका 75% हिस्सा जो है वो कौन बनाता है भाई, अग्र पीयूष बनाएगा। और बाकी का जो 25% या फिर जो 1/4 है वो पार्ट कौन बनाता है भाई, वो बनाएगा पश्च पीयूष। ठीक है, अब बात करते हैं अग्र पीयूष के भी कुछ भाग होते हैं। यस, अग्र पीयूष के भागों की अगर अपन बात करें तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर हमें 3 हिस्से मिलेंगे। कौन कौन से, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरैलिस। ये 3 हमें इसके अंदर क्या मिलेंगे भाई, अग्र पीयूष पाली के हिस्से मिलेंगे। अब आप इनको याद कैसे रखोगे भाई, देखो D फॉर डिस्टेलिस, ठीक है, I फॉर इंटरमीडिया और T से ट्यूबरैलिस। तो आप इसको याद रख सकते हो किससे, डाइट से, DIT डाइट। ठीक है, तो D फॉर डिस्टेलिस,
I फॉर इंटरमीडिया और T से याद रखना आपको क्या, ट्यूबरेलिस। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 3 भाग हो गए इसके। अब बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, पार्स डिस्टैलिस के बारे में। जो अग्र पीयूष ग्रंथि जो है हमारे पास में, उसका जो मुख्य भाग है वो कौन है भाई, यहाँ पर पार्स डिस्टैलिस है। तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि जो पार्स डिस्टैलिस है वो अग्र पीयूष का एक मुख्य भाग है, और इसके अंदर जो है वो एक गुहा पाई जाती है। एक गुहा मिलेगी हमें किसमें, पार्स डिस्टैलिस में, जिसको बोला जाता है हाइपोफाइसिस रीसेस। तो ये आपको याद रखना है कि हाइपोफाइसिस रीसेस जो है वो एक क्या है, गुहा है। किसके अंदर पाई जाती है भाई, ये पार्स डिस्टैलिस के अंदर। ये जो पार्स डिस्टैलिस है इसके अंदर हमें 3 प्रकार की क्या देखने को मिलेंगी, कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, जो कि अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या करती हैं, प्ले करती हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें इन भागों की तो आपको याद रखना कि 3 तरह के इसमें कोशिकाएं होंगी। कौन कौन सी, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स और क्रोमोफिल्स। इनको भी याद कैसे रख सकते हो भाई, देखो A फॉर एसिडोफिल्स, B फॉर बेसोफिल्स और C फॉर क्रोमोफिल्स। तो आप इनको A, B और C से याद रख सकते हो। ठीक है, A फॉर एसिडोफिल, B से याद रख सकते हो बेसोफिल और C से याद रखना आपको क्या, क्रोमोफिल। ठीक है, जो एसिडोफिल है यहाँ पर उसके बारे में आपको याद रखना कि एसिडोफिल तो केंद्र भाग में मिलेगा, जो बेसोफिल है वो परिधीय भाग में मिलेगा, और जो हमारे पास क्रोमोफिल है ये फैला हुआ भाग है। ठीक है, फैली हुई कोशिकाएं हैं ये। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी हमें, A, B एंड C। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, पार्स इंटरमीडिया के बारे में। अब देखो नाम ही है इंटरमीडिया, इसका मतलब है बीच का भाग होगा। तो ये जो है ये अग्र पीयूष पाली जो है उसका मध्य पिंड है ये। ठीक है, ये मनुष्य में कम विकसित होता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, और ये अग्र पिंड से चिपका हुआ भाग होता है। और ये श्रावण जो है वो किसका करेगा भाई, MSH हार्मोन जो है उसका ये श्रावण करता है। बात करें पार्स ट्यूबरेलिस की तो इसमें याद रखना कि जो हमारा इन्फंडिबुलम है, जो मैंने संरचना बताई थी कि जिसकी सहायता से हाइपोथैलेमस जो था वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। तो उनके बीच की जो ऊपर की यहाँ पर कवरिंग देखी गई थी उसको क्या नाम देते हैं भाई, इन्फंडिबुलम। तो इन्फंडिबुलम के चारों ओर जो कोलर की जो आकृति है उसमें हमें पार्स ट्यूबरेलिस देखने को मिलेगा। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, पश्च पीयूष ग्रंथि के बारे में। और जो पश्च पीयूष ग्रंथि है इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, रीजन मैंने आपको बता दिया। पश्च पीयूष ग्रंथि है, इसका टोटल जो हिस्सा होगा पीयूष ग्रंथि में वो कितना होगा, 1/4 यानी कि 25%। और इसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, देखिए पश्च पीयूष जो है इसके 3 भाग होंगे। कौन कौन से भाई, मीडियन एमिनेंस जिसका दूसरा नाम है ट्यूबर साइनेरियम, दूसरा है हमारे पास में इन्फंडिबुलम, और थर्ड पार्ट जो है वो इसका क्या है, पार्स नर्वोसा। तो टोटल हमारे पास में 3 पार्ट हो गए यहाँ पर इसके। कौन कौन से, मीडियन एमिनेंस, ठीक है, इन्फंडिबुलम और पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो आप आराम से इसको याद रख सकते हो। जैसे अपन ने बात की थी कि जो अग्र पीयूष पाली है उसके अंदर जो उसका इम्पोर्टेंट जो भाग था वो कौन सा था भाई, वो था उसके अंदर पार्स ट्यूबरेलिस। ठीक है, सेम वैसे ही अगर अपन बात करते हैं किसकी, पश्च पीयूष की, तो पश्च पीयूष के अंदर जो इम्पोर्टेंट भाग होगा इसका वो कौन होगा यहाँ पर, पार्स नर्वोसा। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, तो याद रखना पार्स नर्वोसा जो है वो सबसे मुख्य भाग है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, मीडियन एमिनेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस जो है उसका जो तल है, जो बेस वाला पार्ट होता है, वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, मीडियन एमिनेंस पार्ट हमें देखने को मिलेगा। इन्फंडिबुलम की अगर अपन बात करें तो जो मीडियन एमिनेंस है, जो कि ये वाला भाग था प्रथम भाग, वहां से ये स्टार्ट होगा इन्फंडिबुलम। और जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन का जो अधर की तरफ जो हिस्सा होता है उस हिस्से पर ये क्या होगा, लटका होगा। अधर हिस्से का मतलब होता है कि जो हमारा वेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं अधर हिस्सा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अधर हिस्सा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पार्स नर्वोसा के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये ध्यान से समझना। पार्स नर्वोसा की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो आपको याद रखना सबसे मुख्य भाग है हमारे पश्च पीयूष पाली का, और न्यूरो हाइपोफाइसिस का ये भाग है तो ये तंत्रिका उत्तक के क्या होता है, ये समान होता है। अभी क्यों होता है भाई, क्योंकि इसके अंदर हाइपोथैलेमस की जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, उसके जो एक्सोन है उसके सिरे जो हैं वो फूले हुए हैं।
याद रखना, न्यूरोहाइपोफाइसिस का जो भाग है पार्स नर्वोसा, वो एक तंत्रिका ऊतक के समान है। रीजन इसका ये है कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस की जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं हैं, उनके जो एक्सोन्स होते हैं, उनके सिरे क्या होते हैं भाई, फूले हुए होते हैं। और ये जो फूले हुए सिरे होंगे, इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको बोला जाएगा हैरिंग बॉडी या फिर हैरिंग काय बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पश्च पीयूष ग्रंथि है, उसके 2 हार्मोन वहाँ से स्रावित हो रहे हैं, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, तो वो जो स्टोर जो है वो कहाँ होते हैं भाई, तो वो हैरिंग काय जो है इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट कोशिका जो है, सेल है, उसके बारे में आपको याद रखना है, जिसका नाम है पिट्यूसाइट। क्या होते हैं भाई, अभी हमने बोला यहाँ पे कि जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं हैं, उनका एक्सोन क्या होता है भाई, फूला हुआ होता है। तो जो एक्सोन जो कि फूला हुआ था, उसके बीच बीच में हमें क्या मिलेंगी, बहुत ही बड़ी और शाखान्वित यानी कि शाखा वाली क्या मिलेंगी हमें, वसायुक्त न्यूरोग्लियल कोशिकाएं हमें वहां पर देखने को मिलती हैं, जिनको बोला जाता है क्या, पिट्यूसाइट। तो ये आपको ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो अग्र पीयूष पाली है, वो कौन कौन से हार्मोन का क्या करती है, श्रावण करती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे आप कि कौन कौन से हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो पतली जीएफ से। ये ट्रिक है इसकी, पतली जीएफ, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन है भाई, देखो यहाँ पे पी से आपको याद रखना है यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन, ए से आपको याद रखना है यहाँ पर एसीटीएच हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। टी से आपको याद रखना है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एल से याद रखना आपको एलएच, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जो कि किसके अंदर हमें, महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है। आई से आपको याद रखना है आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमें मेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। और लास्ट में अगर अपन बात करें जीएफ में, तो जी से याद रखना आपको ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन बोला जाता है जिसको, और इसी को ही बोलते हैं क्या, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, और इसी को बोला जाता है एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये सारे के सारे जो नाम है वो किसके हैं, वृद्धि हार्मोन के हैं। और सबसे प्रमुख हार्मोन जो है अगर पीयूष पाली का, वो कौन सा है भाई, वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। और एफ से आपको याद रखना है यहाँ पर एफएसएच, कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ से याद हो गया होगा आपको पतली जीएफ, ठीक है। ये किसके हार्मोन है भाई, अग्र पीयूष पाली के। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले एक गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी यहाँ पर हमारे पास में अग्र पीयूष पाली से जो हार्मोन स्रावित होंगे, वो सभी के सभी प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अग्र पीयूष पाली से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होंगे, वो सब के सब प्रोटीन प्रकृति के होंगे। अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे अपन ने बोला ना पतली जीएफ, तो पी फॉर अपन को याद रखना है क्या, यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसको आप याद रखना कि इसको मदर हार्मोन भी बोलते हैं, इसको एमटीएच हार्मोन भी बोलते हैं, मेमोट्रोपिक हार्मोन, इसको एलटीएच भी बोला जाता है, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, और इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। अब इनको क्यों कहते हैं भाई मदर हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो जो महिला होती है, उस महिला के अंदर जब प्रसव होता है, तो प्रसव के बाद उसके जो स्तन ग्रंथि हैं, तो स्तन ग्रंथि से क्या होता है भाई, दुग्ध का स्रावण होता है, ठीक है। क्या होता है, दुग्ध का स्रावण होता है। तो दुग्ध के स्रावण में कौन हेल्प करता है भाई, इसकी प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं भाई, एक तो होता है भाई दुग्ध का क्या होना, बनना, और एक होता है इसका स्रावित होना। स्रावित होने का मतलब होता है कि उसको रिलीज करवाना स्तन ग्रंथियों से, और बनने का मतलब पता है कि उसको संश्लेषित करवाना होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दुग्ध के संश्लेषण में हेल्प करता है, जबकि इसका जो स्रावण है, सिक्रीशन है, उनको बाहर निकालने के लिए, उसके लिए हेल्प कौन करता है भाई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको अभी इतना याद रखना है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो दुग्ध जो है उसको स्तन ग्रंथियों में संश्लेषित करवाने में क्या करता है, हेल्प करेगा, ठीक है। तो यह याद रखना आपको, ये प्रोटीन प्रकृति का होता है, और ये केवल और केवल फीमेल्स में ही क्या होगा, स्रावित होगा। और जो 3 कोशिकाएं हमने पढ़ी थी वहां पर, ए, बी और सी, उनमें से जो ए वाली सेल्स है एसिडोफिल्स, उन एसिडोफिल कोशिकाओं से क्या होता है, ये स्रावित होता है। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि दुग्ध के स्रावण को क्या करता है, प्रेरित करता है।
ठीक है। और दुर्बल वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं इसको, तो ये दुर्बल वृद्धि हार्मोन का भी क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ पर मैंने दो नाम लिख रखे हैं, एक है यहाँ पर PRH और एक है यहाँ पर PIH। PRH का फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन अगर अग्र पीयूष पाली के पास में अगर आता है तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसका क्या होगा, स्रावण होगा। और अगर हाइपोथैलेमस से PIH हार्मोन अगर आता है, संदमिक हार्मोन बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण आगे नहीं होगा। अब हम आगे वाले हार्मोन के बारे में बात करेंगे। पतले में P से प्रोलैक्टिन, A से याद रखना आपको ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये एक्चुअल में आता कहाँ से है, कहाँ से बनता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है हमारी क्या है भाई, किडनी है। ठीक है, किडनी जो है उसके ऊपर जो है इसका जो भाग है, यहाँ पर हमें क्या मिलती है, एक प्यालीनुमा एक संरचना मिलती है जिसको अपन बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। और ये अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है, ठीक है, इस ग्रंथि के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इसका जो ये बाहर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको तो बोला जाता है क्या भाई, कॉर्टेक्स। इसको क्या बोला जाएगा, कॉर्टेक्स। और जो इसका अंदर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, तो जो ACTH है जिसको बोला जाता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये उस अधिवृक्क ग्रंथि जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके कोर्टेक्स भाग से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है, उसके कोर्टेक्स भाग से क्या होता है, स्रावित होता है। साथ ही साथ उसके कोर्टेक्स भाग से जो स्रावित हार्मोन होंगे उन हार्मोन के स्रावण का क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोर्टेक्स भाग से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 3 हार्मोन क्या होंगे, स्रावित होंगे। कौन कौन से भाई, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन। तो ये 3 हार्मोन क्या होते हैं, यहाँ से स्रावित होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास में 2 हार्मोन के नाम लिखे हुए हैं, एक है हमारे पास में CRH और दूसरा क्या है हमारे पास में CIH। जो CRH है ये इसका नाम है कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और ये है कोर्टिकोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन। तो CIH जो है वो तो ACTH के स्रावण को क्या करता है भाई, रोकेगा। और CRH जो है वो ACTH के स्रावण को बढ़ाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पतली में P हो गया प्रोलैक्टिन, A फॉर ACTH हो गया। T से अपन को याद रखना है यहाँ पर TSH, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है TTH, ठीक है, थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये जो TSH जो है इसका काम क्या है भाई, ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, ये उस थायराइड ग्लैंड जो है उससे थायरोक्सिन के स्रावण को प्रेरित करता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है। और जो अपन ने ABC सेल्स पढ़ी थी उनमें से ये बेसोफिल्स जो हैं उनसे क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि जो है वहाँ से ये थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म उपापचय, उसमें क्या करता है, ये मदद करता है। साथ ही साथ में जो TSH हार्मोन है ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसको हमारे रक्त से आयोडीन के अवशोषण करने के लिए क्या करता है, ये प्रेरित भी करेगा। तो अगर TSH का स्रावण अगर होता है तो ये थायराइड ग्रंथि जो है उससे क्या आयोडीन का अवशोषण करवाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास में 2 हमारे पास में हार्मोन है, एक है TRH और दूसरा है TIH। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों है। TIH जो है वो एक निरोधक हार्मोन है। ये क्या काम करेगा, जैसे ये हाइपोथैलेमस से स्रावित होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा तो ये TSH के स्रावण को क्या करेगा, रोकेगा। जबकि TRH अगर आता है तो ये TSH के स्रावण को बढ़ाएगा। अगर मान लो शरीर के अंदर TSH जो है इसका लेवल बढ़ता है या फिर कम होता है तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। अगर TSH का लेवल बढ़ता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन है इस थायरोक्सिन हार्मोन की क्या है भाई, कमी है। और TSH का लेवल अगर कम होता है तो समझ जाना कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसकी क्या है, अधिकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, इसमें उल्टा समझ लेते हैं वो कि TSH का इंक्रीज होना मतलब थायरोक्सिन हार्मोन का भी क्या होना, इंक्रीज होना, जबकि ये उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर अगले हार्मोन की, LH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे अपन ने बताया था ना पतली, तो PAT उसके बाद आता है L फॉर LH। इसको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये हमारे जो जनद होते हैं, गोनेड होते हैं,
ठीक है, उन जनद से क्या होता है, ये स्रावित होता है, जैसे अंडाशय या फिर वृषण। इसकी जो प्रकृति है वो भी कैसी होगी, ग्लाइकोप्रोटीन टाइप की। इसका स्रावण भी कौन करेगा, बेसोफिल सेल्स करती हैं। ये जो LH हार्मोन है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना कि जो नर होते हैं उनमें इसको क्या कहते हैं, ICSH हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ICSH हार्मोन है, ये अंतराली कोशिकाएं, जिनका दूसरा नाम है लेडिक कोशिकाएं, उनके द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर याद रखना कि जो अंतराली या फिर जो लेडिक कोशिकाएं हैं वो ICSH हार्मोन क्या करती हैं, स्रावित करती हैं नर के अंदर। और याद रखना कि जो ये लेडिक कोशिकाएं जो हैं, ये टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना आपको कि टेस्टोस्टेरोन का जो स्रावण है उसको प्रेरित करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, लेडिक कोशिकाएं या फिर अंतराली कोशिकाएं। ओके, अगर अपन बात करें मादा के अंदर फीमेल्स में, तो वहां पर याद रखना कि ये जो LH है वो अंडाशय से जो अंडोत्सर्ग है उसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। अब अंडोत्सर्ग का क्या मतलब है भाई, ओव्यूलेशन क्या होता है, जो अंडाशय है उस अंडाशय से जो एग सेल है, जिसको अपन बोलते हैं अवम या फिर जिसको अपन बोलते हैं अंडा, ठीक है, उसको रिलीज करवाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है ये। ठीक है, और साथ ही साथ में जो LH हार्मोन है इसको युग्मक मोचक कारक भी कहते हैं, गैमेट रिलीजिंग फैक्टर। रीजन क्या है इसका, इसको क्यों बोला गया है, बिकॉज ये अंडोत्सर्ग में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कि अंडाशय से जो हमारे पास में अंड कोशिका जो है उसका जो स्रावण होगा वो बाहर निकलेगा, उसी को ही अपन बोलते हैं क्या, अंडोत्सर्ग। तो ये उस अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रेरित करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, युग्मक मोचक कारक। अब यहाँ पर अपन ने एक हार्मोन का नाम लिख रखा है जो कि है क्या भाई, GnR है, जिसको बोला गया है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर ये GnRH अगर स्रावित अगर होता है तो ये क्या काम करवाएगा कि जो भी हमारे जनद हैं, ठीक है, उनसे क्या करवाएगा, ये LH का स्रावण करवाएगा। अगर GH-IH का अगर स्रावण अगर होता है तो ये हमारे शरीर के अंदर से जो जनद होते हैं उनसे LH और FSH जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उनके स्रावण को क्या करवा देगा, बंद करवा देगा। ठीक है, तो पतली के अंदर L के बाद अगला जो हमारा हार्मोन है वो कौन सा है भाई, ICSH, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की है। ये ICSH जो अंतराली कोशिकाएं या फिर लेडी की कोशिकाएं जो है उनसे स्रावित होता है, और स्रावित होने के बाद ये टेस्टोस्टेरोन जो है उसके भी स्रावण में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पतली। पतली के बाद हमने बोला था भाई GF, G मीन्स ग्रोथ हार्मोन, जिसको बोला जाता है वृद्धि हार्मोन। और ये जो वृद्धि हार्मोन है इसको सोमेटोट्रोपिन भी बोला जाता है, और इसको STH या फिर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी भी जो प्रकृति है वो कौन सी होगी भाई, प्रोटीन प्रकार की होगी। ये एसिडोफिल कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट भाग मैं बताऊं आपको कि जो वृद्धि हार्मोन है ये अग्रपीयूष जो पाली है उसका सबसे मुख्य हार्मोन है। ठीक है, और ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में भी सहायक है, और साथ ही साथ में हमारी जो हड्डी और मांसपेशियां हैं उनकी वृद्धि को भी प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को भी क्या करेगा, ये प्रेरित करेगा, और साथ ही साथ में जो DNA का प्रतिकृतिकरण है उसको भी क्या करेगा, प्रेरित करेगा। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि DNA का प्रतिकृतिकरण क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। DNA प्रतिकृतिकरण का मतलब होता है कि जो DNA है वो खुद अपने आप की कॉपी क्या कर सकता है, बना सकता है। तो DNA से DNA का फॉर्मेशन जब होता है ना, निर्माण होता है, तो उसको बोला जाता है DNA प्रतिकृतिकरण। ठीक है, इसको DNA की कॉपी करना भी बोलते हैं भाई। ठीक है, इसको रेप्लिकेशन बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये उसमें भी क्या करेगा, मदद करेगा। दूसरा जो है ये काम है, ये क्या करेगा, जो RNA है उसके अनुलेखन को भी क्या करेगा, प्रेरित करेगा। अब ये RNA का अनुलेखन क्या होता है, हमने अभी बोला कि DNA से क्या बन सकता है, वापस DNA बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर DNA से जब क्या बनता है भाई, RNA बनता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा भाई, RNA अनुलेखन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, DNA से क्या बनना भाई, RNA बनना, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, RNA अनुलेखन बोला जाता है। ये एक अगला काम है इसका कि ये लाइपोलाइसिस को भी बढ़ाता है। लाइपोलाइसिस का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो लिपिड होता है, जो स्टोर होता है, ये उस लिपिड को क्या करता है, तोड़ता है ये। ठीक है, तो लिपिड के मात्रा को भी क्या करेगा, ये कम करने में हेल्प करेगा।
इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है कि ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, या फिर मैं कहूँ आपको कि ये प्रोटीन के संश्लेषण को क्या करता है, बढ़ाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है भाई, ये समझना। शुरू में अपन ने बोला कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखोगे तो हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये शरीर की कोशिका वृद्धि और विकास में क्या है भाई, सहायक है। तो ये शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक क्यों है, तो मैं बता दूं आपको, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है भाई, प्रोटीन की। किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। और ये जो प्रोटीन है इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर में अगर कोई टूट फूट होती है तो उसकी जो मरम्मत होगी, रिपेयरिंग होगी, उसमें भी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ में हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, उन मांसपेशियों की जो वृद्धि है उनको करवाने में भी ये मदद करता है। इसीलिए आप देखना कि जितने भी लोग जो जिम वगैरह करते हैं ना, वो प्रोटीन जरूर लेते हैं। और सबको बोला जाता है कि हमारे खाने के अंदर जो संतुलित आहार होता है, संतुलित भोजन होगा, उसके अंदर प्रोटीन का जितना मात्रा हमें चाहिए होता है वो जरूर होना चाहिए। तो प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या करेगा, ये मदद करेगा। साथ ही साथ आपको याद रखना कि जो कोशिकाएं हैं, ये उनको बोलेगा कि आपको जो ग्लूकोज है उसके यूज को क्या करना है, कम करना है। तो कोशिकाएं जो है वो एक निश्चित मात्रा में ग्लूकोज का क्या करें, यूज करें। ठीक है, साथ ही साथ ये ग्लूकोज के सेवन को क्या कर देगा भाई, ग्लूकोज के यूज को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, और अमीनो अम्ल जो है उनके यूज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्लूकोज के यूज को कम करता है और अमीनो अम्ल के यूज को क्या करता है, बढ़ाता है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, इसको भी तो कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला होगा। यस, कौन है भाई, हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस जो है वो GHRH हार्मोन स्रावित करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन है उसका क्या होगा भाई, श्रावण होगा। लेकिन अगर क्या हो गया, GHIH का अगर श्रावण हो गया तो वहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन है इसका श्रावण नहीं होगा, रुक जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है इससे संबंधित कौन कौन से रोग हैं। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसका अल्प श्रावण होगा या फिर इसका अति श्रावण होगा। नॉर्मल होनी चाहिए सारी चीज़ें। हार्मोन का लेवल अगर कम हो गया तो भी दिक्कत है, और ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो भी क्या है, दिक्कत है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अल्प श्रावण से कौन से रोग हो सकते हैं। अल्प श्रावण से होने वाले रोग में सबसे पहला रोग है बौनापन, इसको ड्वार्फिज्म बोलते हैं, या फिर जिनको मिजेट्स भी बोल सकते हैं। इसके दूसरे नाम जो है वो क्या है भाई, नेनिज्म या फिर एटियोलिसिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना है भाई। कब होता है भाई ये, अगर मान लो बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था के अंदर ग्रोथ हार्मोन का श्रावण कम हो जाता है तो उसकी वजह से बौनापन आता है। सर्कस में जो आप बौने लोग देखते हो ना, वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन के अल्प श्रावण की वजह से ही होते हैं। अधिकतर जो है वो क्या होते हैं, बंध्या होते हैं। बंध्या का मतलब होता है स्टेराइल, यानी कि वो प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते। ठीक है, और मानसिक दृष्टि से क्या होंगे भाई, ये सामान्य होंगे, उनकी मेंटेबिलिटी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। अगला जो हमारा जो दूसरा रोग है कमी से होने वाला, उसका नाम है साइमंड्स रोग, साइमंड डिजीज बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको अपन पिट्यूटरी मिक्सोडीमा भी बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कब होता है भाई, इसमें क्या चीज़ें अपन को देखने को मिलेंगी। इसके अंदर क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो समय से पहले क्या दिखने लगेगा, हमें बूढ़ा दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारे शरीर के जो ऊतक हैं उनका जो क्षय है वो भी कैसे होगा, तीव्र गति से होगा। ठीक है, ऊतक जो है वो टूटने बहुत जल्दी उनकी क्या होगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक्रोमिक्रिया भी बोलते हैं इसको भाई, एक्रोमिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, और हमारा जो फेस है वो बहुत क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए क्या बोला गया इसको, एक्रोमिक्रिया। ठीक है, तो ये था साइमंड्स रोग के बारे में, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको एडिशनली, ये जो बोला गया है कि व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है, तो एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम क्या है, पा। ठीक है, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन थे इसमें, और इसमें एक स्पेसिफिक डिजीज़ होता है अमिताभ बच्चन को, जिसने एक छोटे बच्चे का रोल किया था, उस डिजीज़ को बोलते हैं प्रोजेरिया। और प्रोजेरिया रोग जो है उसमें भी क्या होगा, एज जो है वो बच्चे की इतनी होती है, 10-15 साल का होता है, लेकिन वो लगता है ऐसे कि जैसे 45-50-60 साल की उम्र हो। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, कि जो अगर ग्रोथ हार्मोन का अतिश्रावण अगर हो जाता है तो उसकी वजह से कौन कौन से रोग होंगे। तो सबसे पहला रोग है इसमें महाकायता, जिसको बोलते हैं गिग्नेटिज्म।
क्या होगा भाई इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ याद रखना कि अगर बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में अगर ग्रोथ हार्मोन का क्या होता है, अतिस्रावण होता है, तो उस कंडीशन में ही होगा। वापस बोल रहा हूँ मैं, बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था में, ठीक है, इसमें जो शरीर की लंबाई है वो बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है, लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इसके अंदर। दूसरा जो इसमें रोग है उसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या होगा भाई इसमें, ये भी समझ लो आप। यहाँ पर याद रखना आपको वयस्क अवस्था, अपन ने जो महाकायता था इसमें बोला था कि बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में अगर ग्रोथ हार्मोन का अतिस्रावण होता है तब वो होता है, लेकिन अगर बात करें किसकी, एक्रोमेगेली की, तो ये वयस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन का अगर अधिक स्रावण होता है तब ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो शरीर की लंबाई और जो हड्डियों में वृद्धि होती है ना, वो यहाँ पर नहीं होती, जबकि पहले अपन ने बोला था कि वहाँ पर शरीर की लंबाई में भी वृद्धि होती है और हड्डियों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे जबड़े हैं और जो गाल हैं, उनकी जो हड्डियां हैं उनमें की मोटाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, और ये गोरिल्ला जैसे दिखाई देंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर अगले हार्मोन के बारे में, जो है FSH, GF में F4 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ही है। इसकी जो प्रकृति होगी वो ग्लाइकोप्रोटीन टाइप की होगी और ये बेसोफिल कोशिकाओं से क्या होता है, स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो नर हैं, मेल्स हैं, उनमें जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, उसके अंदर एक कोशिकाएं पाई जाती है जिनको बोला जाता है शुक्रजनन नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्हीं के अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का क्या होगा, निर्माण होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो नर में जो टेस्टिस हैं उनमें जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं उनकी वृद्धि में FSH हार्मोन क्या होता है, सहायक होता है, और साथ ही साथ में जो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है उसको भी क्या करेगा, ये प्रेरित करेगा। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होता है शुक्राणु जनन, ये होता है शुक्र जनन कोशिकाओं में। अगर बात करें FSH की कि मादाओं में क्या रोल होगा, तो फीमेल्स में अगर बात करें तो जो अंडाशय है, ओवरी है, उसमें ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं, तो ग्राफियन पुटिका जो है उसकी वृद्धि में ये सहायक है, और साथ ही साथ में ये अंडजनन, oogenesis को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। अंडजनन का मतलब होता है कि जो अंडाणु है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया उसको बोला जाता है अंडजनन, ठीक है। तो जो FSH है उसको महिलाओं में क्या बोला गया है भाई, इसको गैमीट काइनेटिक फैक्टर भी इसको बोला गया है, युग्मक गतिज कारक। और साथ ही साथ में ये एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके स्रावण को भी क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ग्राफिन पुटिका के में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ग्राफिन पुटिका के बारे में आपको याद रखना है कि जो अंडाणु होता है ना, जो कि अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से बाहर निकलता है, तो वो एक्चुअल में ग्राफिन पुटिका के अंदर होता है। एक बहुत बड़ी सारी ऐसे क्या होती है, पुटिका होती है, और उस पुटिका के अंदर क्या होता है, अंडाणु होता है, ठीक है। जब ये पुटिका फटती है ना, तभी उस पुटिका से बाहर आता है कौन भाई, अंडाणु। तो ये था किसके बारे में भाई, अग्र पीयूष पाली के हार्मोन। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पश्च पीयूष पाली के कौन कौन से हार्मोन है। पश्च पीयूष पाली है, इसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एक नोट लगा रखा है मैंने, ये याद रखना है आपको। नोट क्या है भाई कि यहाँ पर जो अपन पढ़ने वाले हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में, इसके अंदर किसी भी हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता। यह आपको याद रखना है कि जो पश्च पीयूष पाली है इसमें किसी भी हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता, लेकिन ये हाइपोथैलेमस है उसके हार्मोनों का क्या करता है, संग्रहण करता है, स्टोरेज करता है। कौन कौन से हार्मोन है भाई, दो हार्मोन होंगे, एक होगा वैसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, वैसोप्रेसिन के बारे में। ये जो वैसोप्रेसिन है इसका दूसरा नाम है पिट्रेसिन, इसको पिट्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं, और इसको ADH हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर प्रतिमूत्रल हार्मोन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं भाई, अभी बात करते हैं उसमें। तो देखो वैसोप्रेसिन जो है ये 9 एमिनो अम्लों से बना हुआ होता है, ठीक है। और जो हमारा किडनी है, किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब होती है, नलिकाएं होती हैं, उसमें से एक नलिका है DCT और दूसरी है संग्रह नलिका। तो जो DCT और संग्रह नलिकाएं हैं किसकी, नेफ्रॉन की, तो वहां पर ये क्या काम करता है कि जो जल होता है उसके पुनः अवशोषण का जो दर होता है उसको क्या कर देगा, ये नियंत्रित करता है, ठीक है। और नियंत्रित करके क्या करेगा कि ये जो मूत्र की मात्रा है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। अब मूत्र की मात्रा जो है वो कब कम जो है वो कब होती है भाई, सिंपल सी चीज है,
जब जो डीसीटी और संग्रह नलिका हैं, जब इनसे जल को क्या कर दिया जाएगा, पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा, पुनः अवशोषण की दर को बढ़ा दिया जाएगा, तो मूत्र की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर एक कंडीशन मैंने बताई है कि जो एडीएच का जो श्रावण है वो ज़्यादा किस में होता है भाई, वो हमें मरुस्थलीय जंतु, कंगारू और चूहों में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ मैं बता दूं आपको, अगर एडीएच हार्मोन का अगर श्रावण अगर होता है तो मैंने बोला कि ये मूत्र जो है उसकी सांद्रता जो है उसको क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, याद रखना। लेकिन अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं कि अगर हमारे शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मूत्र जहाँ पर उसकी सांद्रता बढ़ी थी, वो सांद्रता बढ़ने के बजाय वो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि जो मूत्र है वो तनु विलयन बन जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट हो जाएगा वो, इसके अंदर पानी की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसकी जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी, और मूत्र की जो मात्रा जो है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में और क्या काम करता है भाई, ये जो एडीएच है ये क्या काम करेगा कि हमारे जो उत्तक हैं, टिश्यू हैं, उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं, ये उन ब्लड वेसल्स को क्या करता है, सिकोड़ता है। जो धमनियाँ होती हैं उनको क्या करेगा, ये सिकोड़ेगा, और धमनियाँ जब सिकुड़ती हैं तो उसको क्या होगा, वहाँ पर बीपी बढ़ेगा। अभी मैंने बताया आपको कि अगर एडीएच का क्या होता है, अति श्रावण अगर होता है तो मूत्र जो है वो अधिक सांद्र होगा, और रक्त जो है वो क्या हो जाएगा, वही तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मूत्र में जो पानी था, वाटर था, उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ पर ले जाया गया, रक्त में, इसलिए रक्त क्या हो गया, तनु हो गया। और एडीएच क्या करता है भाई, उत्तकों की वाहिनियों को सिकोड़ता है, इसलिए बीपी जो है वो क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये था किसके बारे में, एडीएच हार्मोन के बारे में। दूसरा जो हार्मोन है यहाँ पर वो हमारे पास में कौन सा है भाई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसका दूसरा नाम है पिटोसिन। ठीक है, ये भी 9 एमिनो अम्लों से बना हुआ है, और इसको हम लोग प्रसव हार्मोन या फिर इसको शिशु जन्म हार्मोन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं भाई, सुनना आप यहाँ पे, गर्भावस्था जब होती है तो उसके अंतिम समय में क्या होता है भाई, जब प्रसव होता है तो प्रसव के दौरान क्या होता है, जनरली अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये क्या करता है कि जो हमारा गर्भाशय है उस गर्भाशय की पेशियों में क्या करवाता है, संकुचन करवाता है। जब वो संकुचन होता है तो क्या होता है, लेबर पेन होता है, जिसको बोलते हैं प्रसव पीड़ा। तो वापस मैं बताता हूँ आपको, जब भी क्या होगा भाई, प्रसव होगा तो प्रसव के दौरान जो है, जो हमारा गर्भाशय होगा, उस गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों में संकुचन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेबर पेन, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, और बच्चे की डिलीवरी है उसमें भी क्या करता है, हेल्प करेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन। अब देखो मैं कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने इससे पहले जो आपको पढ़ाया था किसके बारे में, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। तो जब मैंने प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बोला था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो जो हमारी स्तन ग्रंथियां हैं उनके अंदर दुग्ध का क्या करवाता है भाई, ये सिंथेसिस करवाने में, संश्लेषण करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये संश्लेषण के बजाय उसको बाहर निकालने में क्या करता है, उनमें हेल्प करेगा। तो ये हार्मोन क्या करेगा भाई, जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा, और जो दुग्ध ग्रंथियों में जो मायो एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें संकुचन करवाएगा, जिससे दुग्ध क्या हो जाएगा भाई, निष्कासित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये दुग्ध निकालने के लिए या फिर बोले ऑक्सीटोसिन का स्रावण करवाने के लिए हमें जो है वो एक क्या चाहिए भाई, एक उद्दीपन चाहिए होता है। और वो जो उद्दीपन होगा वो कौन देगा भाई, वो उद्दीपन दिया जाएगा बच्चे के द्वारा। जब बच्चा दूध पीता है तो वो माता के जो स्तन ग्रंथियों को जैसे प्रेशर लगाएगा उसके ऊपर, तो वो जो उद्दीपन है वो कहाँ पर जाएगा, मस्तिष्क में, और ब्रेन में जाने के बाद वहाँ से ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या किया जाएगा, स्रावित किया जाएगा, और वो ऑक्सीटोसिन फिर दुग्ध के निष्कासन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था किसके बारे में भाई, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में।